सो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। अब अगर हम हमसे कोई पूछे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालो, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम हमारे पास यूजुअली दो मेथड्स होते हैं। या तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x+6 इक्वल 0 कर दिया। यहाँ से एक्स फैक्टर आउट कर दिया, ये बन गया x-2, और यहाँ से 3 फैक्टर आउट कर दिया, ये बन गया x-2। अब यहाँ से x-2 को कॉमन ले लिया और ये बन गया x-2 टाइम्स x-3 इक्वल 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएगी, x इक्वल्स 2, 3। या फिर हम एक और अप्रोच यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर जिसे श्रीधर आचार्य फार्मूला भी कहा जाता है। वहाँ से x की वैल्यू आती है नेगेटिव ऑफ दिस कोएफिशिएंट, तो -5 है, +5 बन जाएगा, प्लस प्लस और माइनस इसका स्क्वायर 25 माइनस इसका और इसके कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट का 4 टाइम्स -24 ओवर इसके कोएफिशिएंट का ट्वाइस, यानी ये बन जाएगा 5 प्लस और माइनस 1 ओवर 2, यानी 6/2 4/2। यहाँ से भी इसकी वैल्यू आ रही है 3, 2। लेकिन इन दोनों मेथड्स के अलावा भी एक और मेथड है, और जो वो मेथड एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा काम में आता है जब हमारे पास जो ये कोफिशिएंट्स है, जो कांस्टेंट टर्म्स है, वो बहुत ही बड़े नंबर्स है। क्योंकि वहाँ पर अगर हम फैक्टर्स करने जाएंगे तो वहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करें तो यहाँ पर स्क्वायर्स वगैरह निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो एक और मेथड है जिसको कि यूजुअली स्कूल लेवल पे सिखाया ही नहीं जाता, मुझे पता नहीं क्यों। देखो, हमें पता है कि ये वाला जो कोएफिशिएंट है, ये 1 डिग्री टर्म का जो कोएफिशिएंट है, दिस इज द नेगेटिव सम ऑफ द रूट्स। अगर सॉरी, इसका इसका और इसका रेशियो नेगेटिव सम ऑफ द रूट्स। अगर हम रूट्स को, मैं एक काम करते हैं, रूट्स को मैं अल्फा बीटा मान लेता हूँ। हमें अल्फा और बीटा की कुछ प्रॉपर्टीज बताई जाती है कि तुम्हें ये खुद से पता चल जाएगा जब तुम फैक्टर्स करने की कोशिश करोगे। अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द नेगेटिव सम ऑफ this coefficient over this coefficient, यानी नेगेटिव ऑफ -5 ओवर 1, यानी ये बन जाएगा जस्ट 5। और अल्फा टाइम्स बीटा, ये है कांस्टेंट टर्म ओवर द कोएफिशिएंट ऑफ द डिग्री 2 टर्म, यानी ये बन जाएगा 6/1, यानी जस्ट 6। यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव रहने वाली है। अब यहाँ से हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं। मैं इनको एक्चुअली साइड में लिख देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा is 5 and alpha times beta is 6। ऐसे तो तुम यहाँ से भी कुछ काम करके दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशन है, कुछ काम करके यहाँ से भी सोचने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन मैं कुछ और सोचने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो, एक काम करता है, क्यों ना अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक्स का एज अ फंक्शन ट्रीट करते हैं। अगर हम इसको एक्स का एज अ फंक्शन ट्रीट करेंगे, x, this is x and this is this function, यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअली फंक्शन ऑफ x, f of x। अगर हम इस फंक्शन को क्वाड्रेटिक फंक्शन कहा जाता है। अगर हम इस फंक्शन के ग्राफ को देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। पैराबोलिक ग्राफ है, और इस पैराबोलिक ग्राफ की एक खास बात होती है कि ये सिमेट्रिकल होता है, यानी इस एक्सेस के अबाउट ये ग्राफ जो है सिमेट्रिकल है। दोनों तरफ बिल्कुल सेम चीज़ें होने वाले हैं, सेम डिस्टेंस पे जो ये जो पॉइंट्स है इस एक्सेस से दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पे होने वाले हैं। ये वाला एक्स एक्सेस पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो रही है, यानी इस ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 की वैल्यू 0 हो रही है, यानी ये एक्ट कर रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम लोग,
देखो ये वाला जो पॉइंट है, एक्सिस जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वहां से देखो दोनों तरफ इस पैराबोला के दोनों जो आर्म्स कह सकते हो, ये दोनों आर्म्स सेम डिस्टेंस पे होने वाले हैं, क्योंकि अगेन ये एक सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल कर्व होता है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट को x1 और x2 मान लूँ, और इस वाले को मैं p मान लेता हूँ, तो एक इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ से बन सकती है। p के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2 ओवर 2 इक्वल्स p। अब देखो x1 x2 क्या है, ये ऑफ कोर्स अगर ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होने वाला है, क्योंकि रूट्स मतलब क्या होता है कि अगर ये इसकी वैल्यू जीरो है तो एक्स और एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, वही ना। यहाँ पर देखो इस ये फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है, इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, तो इस सिचुएशन में एक्स की वैल्यूज जो है वही इस इक्वेशन के रूट्स होने वाले हैं। और यहाँ पर देखो एक्स के दो वैल्यूज आ रहे हैं, क्योंकि अगेन हमने खुद से कैलकुलेट कर देखा कि एक्स दो वैल्यूज आने वाली है, और ग्राफिकली भी देखने को मिल रहा है कि अ, ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स एक्स की दो वैल्यूज आने वाली है। अगर ये रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो x1 और x1 को मैं अल्फा मान लेता हूँ, और x2 को मैं बीटा मान रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ से, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो यहाँ पे भी रिप्लेस कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, यानी p इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, तो p इज 2.5। ये है इन दोनों का सम। अब देखो क्योंकि ये इन दोनों का एवरेज है, ऑफ कोर्स पी की जो कोऑर्डिनेट एक्स वैल्यू है वो इन दोनों का एवरेज होने वाला है, क्योंकि अगेन ये एक सिमेट्रिकल कर्व है, तो ऑफ कोर्स दोनों तरफ डिस्टेंस सेम है। और क्योंकि दोनों तरफ डिस्टेंस सेम है, तो मैं अल्फा और बीटा को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अ, हम्म, हाँ देखो ये दोनों जो पॉइंट्स है अल्फा बीटा, ये पी से इक्वल डिस्टेंस पे होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगेन ये एक सिमेट्रिकल कर्व है, तो अगर ये इस कर्व का एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इससे दोनों तरफ अगर हमें पता है कि ये दोनों पॉइंट्स हॉरिजॉन्टली सेम लाइन पे है, तो ऑफ कोर्स ये सेम डिस्टेंस होने वाली है। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है दिस इज ए, तो इधर साइड में डिस्टेंस ए ही होने वाला है। तो एक काम कर सकते हैं हम, अल्फा को, दिस इज अल्फा, अल्फा को कैसे लिख सकते हैं हम, p माइनस ए, और बीटा को हम p प्लस ए लिख सकते हैं, सिंपल। अब एक काम करते हैं, p की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ कहीं, p इज 2.5। अब एक काम करता है, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करता है। हमें पता है कि प्रोडक्ट है 6। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमें एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा, जो कि है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला, p माइनस ए टाइम्स p प्लस ए इक्वल 6। यानी ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 6। हमें p की वैल्यू पता है 2.5, उसका स्क्वायर कितना होने वाला है, उसका स्क्वायर होने वाला है 6.25 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स 6। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर दिस इज ए स्क्वायर राइट, अगर हम एक को इधर साइड में लेके और 6 को इधर साइड में लेके आए,
तो ए बन जाएगा, वैसे तो ये नहीं करना चाहिए, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम इक्वेशन के दोनों साइड को जस्ट सेम चीज़ से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हो, लेकिन वो जो शॉर्टकट तरीका है। ऐसे हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू है 0.25, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 0.5। एक्चुअली प्लस माइनस 0.5 होगा ये, दिखाई दे रहा है? ऊपर लिख देता हूँ एक्चुअली, ए स्क्वायर सॉरी ए इक्वल्स प्लस और माइनस 5। अब देखो, हमें p की वैल्यू भी पता है, a की वैल्यू भी पता है, तो क्या हम यहाँ से सिंपली अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं a इज प्लस और माइनस 5 नहीं 0.5, सॉरी अबाउट दैट, प्लस और माइनस 0.5। तो अब यहाँ से देखो कहानी का क्या आगे बढ़ती है। हम एक बार एक की वैल्यू प्लस 5 रख के देखते हैं। अल्फा इज 2.5 माइनस 5, अल्फा इज 2, बीटा इज 2.5 प्लस 0.5, यानी बीटा इज 3। या फिर अगर हम सेकंड केस में एक की वैल्यू नेगेटिव 0.5 रखें तो क्या हो रहा है? अल्फा इज 2.5 नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 5, नेगेटिव 0.5, यानी 2.5 प्लस 5 दिस इज 3, एंड बीटा इज 2.5 प्लस नेगेटिव 0.5, यानी दिस इज जस्ट 2। एंड अगेन हमें अल्फा बीटा के दो वैल्यूज मिल रही हैं यहाँ से, अल्फा इक्वल्स 2, बीटा इक्वल्स 2, या फिर अल्फा इक्वल्स 3, बीटा इक्वल्स 2। एक ही बात है। अगर यहाँ पर मैंने एज्यूम किया कि अल्फा की वैल्यू छोटी है, अगर अल्फा की वैल्यू बड़ी भी आ रही है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने इसको अल्फा माना हो, इसको बीटा माना हो, कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला यहाँ से। और ऐसे हमारा हो गया काम खत्म। देख रहे हो ये कितना इंटरेस्टिंग तरीका है। तुम इस तरीके की खास बात क्या है कि तुम जस्ट फॉर्मूलाज को मेथड ये मेमोराइज नहीं कर रहे, तुम खुद से एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट कर रहे हो। उस ऑब्जर्वेशन से तुम खुद से एक मेथड डिराइव कर रहे हो। एक फार्मूला डायरेक्ट नहीं है, एक मेथड है कि ये नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव अल्फा प्लस बीटा होगा नेगेटिव ऑफ बी ओवर ए, अल्फा टाइम्स बीटा होगा पॉजिटिव ऑफ सी ओवर ए। तो यहाँ से हम इस पैराबोलिक ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके अल्फा और बीटा को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड भी यूज किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। यहाँ पर ये भी लेंदी लग रहा था ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया ना। अगर तुम खुद से इसको फास्ट फास्ट करने की कोशिश करोगे तो देखोगे काफ़ी आसानी से हो जाता है। और स्पेशली जब ये कोएफिशिएंट्स बहुत ही बड़े बड़े होने वाले हैं तो ये मेथड बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो या गाइस, अगर तुम्हें इस वीडियो को समझने में कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सजेशन दिया करो यार कि इसके बाद तुम क्या देना चाहते हो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।